नमस्कार, आप हैं IBN 7 के साथ। आइए एक नजर डालते हैं देश भर की 100 खबरों पर। ललित मोदी ने अब रॉबर्ट वाड्रा को घेरने की कोशिश की है। वाड्रा की देश विदेश की 31 संपत्ति के बारे में जानकारी देते हुए ट्विटर पर उन्होंने पूछा है कि अब वो इस बारे में क्या कहेंगे। ललित मोदी ने वित्त मंत्री से भी सवाल किया है कि आखिर जेटली उन्हें कब तक पहुंचाएंगे। ललित मोदी ने ट्वीट कर लिखा है कि वाड्रा का बैंकॉक में होटल है। ललित मोदी के मुताबिक वाड्रा का दुबई के मशहूर पाम जुमेरा में विला है। लंदन के ब्रिस्टन स्क्वायर में फ्लैट और रिवर प्रोसाइड पर इमारत भी है। ललित ने इन संपत्तियों के बारे में कांग्रेस से सवाल पूछे हैं। पूर्व IPL कमिश्नर ललित मोदी की मुश्किल बढ़ गई है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डेडलाइन खत्म होने के बाद ईडी ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की तैयारी कर ली है। जयपुर के एडीजे कोर्ट में आमेर में सरकारी हवेलियों की खरीद के मामले में ललित मोदी, उनकी पत्नी मीनल मोदी समेत 4 लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इन लोगों से 3 सितंबर तक जवाब मांगा गया है। 2010 में दायर की गई एक याचिका में आरोप लगाया गया है कि हवेलियां सरकारी थीं और खरीद फरोख्त पर रोक थी। बावजूद इसके ललित मोदी ने अपनी कंपनी सिटी हेरिटेज कंस्ट्रक्शन के जरिए हवेलियां खरीदी। संसद में दूसरे दिन आज भी हंगामे के आसार हैं। कांग्रेस के सांसद आज सोनिया और राहुल की अगुवाई में संसद भवन में गांधी की प्रतिमा के सामने धरना देंगे। मॉनसून सत्र के पहले दिन संसद में जबरदस्त हंगामा रहा। राज्यसभा को 4 बार स्थगित करना पड़ा। ललित मोदी पर सुषमा स्वराज यहां पे जवाब देने को तैयार थी, लेकिन कांग्रेस चर्चा के लिए तैयार नहीं थी। ललित कांड पर विपक्ष ने सरकार को घेरा तो अरुण जेटली ने कहा कि सरकार बहस को तैयार है, लेकिन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के इस्तीफे की मांग करते हुए विपक्ष ने कहा कि सिर्फ चर्चा से कुछ नहीं होगा। कांग्रेस ने 2 टूक कह दिया है कि सुषमा, वसुंधरा और शिवराज सिंह के इस्तीफे से कम में कुछ भी नहीं होगा, जबकि सरकार ने भी साफ कर दिया है कि उसके नेता इस्तीफा नहीं देंगे। एक्ट्रेस श्रुति सेठ के बाद अब बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा धूपिया ने पीएम मोदी के सेल्फी प्रेम की आलोचना की है, जिसके बाद नेहा ट्विटर पर मोदी समर्थकों के निशाने पर आ गईं। लोगों ने इसे नेहा धूपिया का सस्ती लोकप्रियता पाने का तरीका करार दिया। वहीं कुछ ने नेहा का समर्थन भी किया। मुंबई में बारिश के बाद हुए हाल पर नेहा धूपिया ने पीएम की आलोचना करते हुए ट्वीट किया था। नेहा धूपिया ने लिखा है कि बस एक बारिश ने पूरे शहर को थाम दिया है। गुड गवर्नेंस का मतलब सेल्फी लेना या योग कराना नहीं होता। इसका मतलब अपने नागरिकों के जीवन को सुरक्षित करना है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को चिट्ठी लिखे जाने पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता शांता कुमार ने IBN 7 पर सफाई दी। उनके मुताबिक वो चिट्ठी के एक-एक शब्द के साथ हैं। हालांकि शांता कुमार ने कहा है कि वो चिट्ठी सार्वजनिक नहीं करना चाहते थे, बल्कि उनके किसी करीबी ने फेसबुक पर इसे गलती से अपलोड कर दिया। बता दें कि शांता कुमार ने अमित शाह को चिट्ठी लिखकर घोटालों पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने लिखा है कि घोटालों की खबरें पार्टी कार्यकर्ताओं का सिर शर्म से झुका रही हैं। व्यापम और ललित गेट जैसे मामलों पर सवाल उठाकर बीजेपी सांसद शांता कुमार ने आलाकमान की नाराजगी मोल ले ली है। उनकी चिट्ठी लीक होने से पार्टी के बड़े नेता खफा हैं। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने शांता कुमार को मीडिया से बात न करने को कहा है, तो वेंकैया नायडू और राजीव प्रताप रूडी ने कहा है कि शांता कुमार शायद कांग्रेसी प्रोपेगेंडा के प्रभाव में आ गए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता शांता कुमार ने अमित शाह को चिट्ठी लिखकर कहा है कि व्यापम घोटाले से सरकार की छवि को धक्का लगा और हम सब का सिर शर्म से झुक गया। शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी के वरिष्ठ सांसद शांता कुमार को चिट्ठी लिखकर व्यापम के संबंध में सारे तथ्य सामने रखे हैं। शांता कुमार ने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को व्यापम पर खत लिखकर सवाल खड़े किए थे। मध्य प्रदेश सरकार व्यापम का नाम बदलने पर विचार कर रही है, लेकिन फिलहाल इस मामले में अभी कोई भी बिल विधानसभा में पेश नहीं किया गया है। इस संस्थान का नाम बदलकर मध्य प्रदेश भर्ती प्रवेश परीक्षा मंडल करने की खबर है। गौरतलब है कि लगातार हो रही मौत और विवाद के चलते शिवराज सरकार ने यह फैसला किया। MP विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी व्यापम घोटाले पर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायकों ने घोटाले से जुड़े लोगों की रहस्यमय मौत पर जोरदार हंगामा किया और शिवराज का इस्तीफा मांगा। हंगामा इतना ज्यादा हुआ कि कांग्रेस और बीजेपी विधायकों में हाथापाई की नौबत आ गई, जिसके बाद सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्षी तेवर से लगता है कि आज भी विधानसभा शायद ही चले। केजरीवाल सरकार ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। 28 जुलाई को बुलाए गए इस विशेष सत्र के 1 दिन तक चलने की बात है। केजरीवाल सरकार के इस फैसले को केंद्र और दिल्ली पुलिस के खिलाफ उसका नया दांव माना जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि मीनाक्षी हत्याकांड की जांच के लिए आयोग के गठन को मंजूरी दी जा सकती है।
पिछले 5 महीने के कार्यकाल में दिल्ली सरकार का ये दूसरा विशेष सत्र होगा। इससे पहले वो पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग के लिए 3 दिन के विशेष सत्र को बुला चुकी है। दिल्ली में आनंद पर्वत थाने के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मीनाक्षी हत्याकांड के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठियां भांजी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार रात को राजेंद्र नगर थाने पर भी हंगामा किया। पार्टी नेता दिलीप पांडे ने दिल्ली पुलिस पर गाड़ी से कुचलने की कोशिश का आरोप लगाया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए डीडीए के कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज करवाने में एसडीएम को दिक्कत हो रही है। सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा है कि दिल्ली पुलिस इस मामले में एफआईआर नहीं कर रही है और अब तो एसीबी भी आनाकानी कर रही है। बीजेपी ने पीएम मोदी पर लगातार निशाना साधने वाले सीएम अरविंद केजरीवाल को अपने हद में रहने की सलाह दी है। बीजेपी नेता सतीश उपाध्याय ने केजरीवाल पर लाशों पर राजनीति करने का आरोप लगाया। सतीश उपाध्याय ने कहा कि केजरीवाल ने हर मुद्दे पर पीएम का नाम खींचकर राजनीति को सबसे निचले स्तर पर ला दिया है, तो बीजेपी नेता श्याम जाजू ने कहा है कि केजरीवाल को अपनी सीमा में रहना चाहिए। आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम के नाम ऑडियो संदेश जारी कर न सिर्फ उन पर निशाना साधा है, बल्कि उनसे दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के हवाले करने की भी अपील की है। दिल्ली सरकार के विज्ञापन पर बोलते हुए आपको बता दें कि कांग्रेस नेता अजय माकन की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई है। माकन की याचिका को सिंगल बेंच ने ठुकरा दिया था। सिंगल बेंच से याचिका खारिज होने के बाद माकन ने अदालत में फिर कुछ और सबूत पेश किए और फिर से सुनवाई की मांग की। अब हाईकोर्ट के 2 जजों की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद के उनके दफ्तर में मुलाकात की। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में कई विधायी बातों पर चर्चा हुई। आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली में बीआरटी कॉरिडोर को बंद करने का फैसला किया है। ये फैसला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। दिल्ली सरकार ने कहा कि जनता की मांग पर यह फैसला लिया गया है। शीला सरकार ने दक्षिण दिल्ली में करीब 150 करोड़ रुपए की लागत से इसे शुरू किया था। बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी ठाकुर ने साफ किया है कि उनकी पार्टी पीएम मोदी के नाम पर विधानसभा का चुनाव लड़ेगी और बाद में विधायक नेता का चुनाव करेंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 जुलाई की मुजफ्फरपुर रैली में शामिल होंगे। इसके लिए बीजेपी ने मांझी को न्योता भेजा है। जीतन राम मांझी को Z+ सुरक्षा देने के बाद अब केंद्र सरकार ने जेडीयू के बागी विधायक ज्ञानेंद्र ज्ञानू और वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर दी है। ज्ञानू ने नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। आसाराम केस में गवाह कृपाल सिंह की मौत मामले में नारायण नाम के शख्स को जोधपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। कल शाम जोधपुर कोर्ट परिसर से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। कृपाल मौत केस में शाहजहांपुर पुलिस को नारायण की तलाश थी। जोधपुर पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद उसे शाहजहांपुर पुलिस को सौंप दिया। नारायण को आसाराम का समर्थक बताया जाता है। रेप आरोपी आसाराम की सुरक्षा बढ़ाने के लिए जोधपुर जेल के सुप्रिंटेंडेंट ने जोधपुर पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है। वहीं इस मामले में जो ऑडियो टेप सामने आया है उसे आसाराम ने फर्जी करार दिया है। गौरतलब है कि शाहजहांपुर में पीड़ित लड़की के पिता ने पुलिस को एक ऑडियो सौंपा। दावा किया जा रहा है कि आसाराम ने कृपाल सिंह से फोन पर मामले को रफा दफा करने की डील की बात की थी। अब इस ऑडियो के सामने आने के बाद एक बार फिर से आसाराम मामले में सवाल खड़े होने लगे हैं। पुलिस इस ऑडियो की जांच कर रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 2 दिनों के दौरे पर कश्मीर पहुंचे हैं। इस दौरान वो सूबे के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद और गवर्नर NN वोहरा से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा डोभाल सेना और खुफिया एजेंसियों के आला अफसरों से मिलकर सुरक्षा इंतजामों का जायजा भी लेंगे। डोभाल कश्मीरी युवकों के आतंकवादी संगठनों में शामिल होने की खबरों की पड़ताल भी करेंगे। सरकार ने अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी को 9 महीने के लिए पासपोर्ट जारी कर दिया है। 2 महीने पहले अधूरी जानकारी को आधार बताते हुए गिलानी का पासपोर्ट एप्लीकेशन खारिज कर दिया गया था। गिलानी ने सऊदी अरब में अपनी बीमार बेटी से मिलने के लिए पासपोर्ट देने की मांग की थी। गिलानी के पासपोर्ट पर पीडीपी और बीजेपी आमने सामने आ गए थे। पीडीपी ने केंद्र से मानवीय आधार पर गिलानी को पासपोर्ट जारी करने की अपील की थी, लेकिन बीजेपी विरोध कर रही थी। बीजेपी की मांग थी कि पहले गिलानी अपनी भारत विरोधी टिप्पणियों के लिए माफी मांगे। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने ईद मिलन कार्यक्रम में कहा है कि कश्मीर उनके लिए अहम मसला है। बासित ने कहा कि ऊफा की बातचीत से साफ है कि हम कन्फ्रंटेशन से कोऑपरेशन की तरफ बढ़े हैं। 1993 मुंबई धमाकों के दोषी याकूब मेमन की फांसी की सजा सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी है। अदालत ने याकूब की क्यूरेटिव पिटीशन की अर्जी खारिज कर दी है। याकूब मेमन की सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार अर्जी और राष्ट्रपति के पास दया याचिका पहले ही खारिज हो चुकी थी। ऐसे में मेमन को अब 30 जुलाई को फांसी दी जा सकती है।
मुंबई धमाकों में याकूब मेमन को टाडा कोर्ट ने सजाए मौत सुनाई थी। इस बीच याकूब ने आखिरी कोशिश करते हुए महाराष्ट्र के गवर्नर से दया की अपील की है। क्यूरेटिव पिटीशन यानी कि याचिकाकर्ता को अगर लगता है कि उसे सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ नहीं मिला है तो क्यूरेटिव पिटीशन से उसे एक आखिरी मौका मिलता है। ये पिटीशन पुनर्विचार अर्जी खारिज होने के बाद ही दाखिल की जा सकती है। क्यूरेटिव पिटीशन की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के 3 वरिष्ठ जज करते हैं। याकूब की अर्जी पर चीफ जस्टिस एचएल तत्तू, जस्टिस टीएस ठाकुर और जस्टिस एआर दवे ने सुनवाई की। 1993 मुंबई धमाकों में दाऊद के साथ मेमन भी 10 दोषियों में शामिल है। धमाकों में याकूब के परिवार के 4 लोग शामिल हैं। याकूब मेमन का बड़ा भाई टाइगर मेमन अब भी फरार है। याकूब मेमन मुंबई बम धमाकों के मास्टरमाइंड टाइगर मेमन का छोटा भाई है। याकूब पेशे से यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट था। अपने परिवार का सबसे पढ़ा लिखा शख्स था। नेपाल पुलिस ने मेमन को काठमांडू से गिरफ्तार करके सीबीआई को सौंप दिया था। विशेष टाडा कोर्ट ने 10 अन्य दोषियों को मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन उसे सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद में बदल दिया था। याकूब की सजा बरकरार रखने के फैसले के बाद मुंबई, पुणे और नागपुर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। मुंबई पुलिस ने पूरे शहर में नाकाबंदी शुरू कर दी है। मुंबई में सभी आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशी हो रही है। आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए सुरक्षा सख्त कर दी गई है। आपको बता दें कि याकूब को 30 जुलाई को फांसी दी जा सकती है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से राजीव गांधी के हत्यारों पर और दया नहीं दिखाने की अपील की है। हत्यारों की रिहाई के तमिलनाडु सरकार के फैसले के खिलाफ केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में इस मामले पर सुनवाई हुई, जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि वो पहले ही राजीव के हत्यारों की फांसी उम्र कैद में बदल चुकी है। अर्धसैनिक बलों को अभी 1 रैंक 1 पेंशन नहीं मिलेगा। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में रक्षा राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने ये जानकारी दी। दरअसल सेना के पूर्व कर्मचारी लंबे समय से 1 रैंक 1 पेंशन की मांग कर रहे हैं और अब अर्धसैनिक बलों के एक वर्ग ने भी ये मांग शुरू की है। रामपुर के थाना टांडा इलाके में 2 हाई स्कूल की छात्राओं के साथ रेप का मामला सामने आया। रेप का आरोप 2 शिक्षकों पर लगा है और दोनों आरोपी फिलहाल फरार हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रेप पीड़िता के मुताबिक बारिश से बचने के लिए आरोपी ने उसको अपने घर बुलाया और फिर दोनों लोगों ने मिलकर दोनों लड़कियों के साथ रेप किया। पुलिस अब आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। 2007 के बदायूं रेप केस में अदालत ने 4 लोगों को 10 साल की सजा और एक को 7 साल की सजा सुनाई है। एक दोषी लोकेंद्र शर्मा पर 70,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। उस वक्त लोकेंद्र बीएसपी में था, लेकिन इन दोनों समाजवादी पार्टी में हैं। आज से करीब 8 साल पहले हुई इस वारदात को IBN 7 ने बेहद प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद केस की जांच में तेजी आई। फैसला आने के बाद पीड़ित के परिवार वालों ने IBN 7 का शुक्रिया अदा किया। गुजरात के छोटा उदयपुर में खनन माफियाओं ने डीएम और एसडीएम पर ही हमला बोल दिया। डीएम और एसडीएम को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की गई। ओरसंग नदी में अवैध खनन की खबर मिलने के बाद वहां डीएम और एसडीएम छापेमारी के लिए गए थे। अधिकारियों ने खनन माफियाओं को पकड़ना चाहा, तभी उन्हें ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की गई। दक्षिण दिल्ली में पकड़े गए सीरियल रेपिस्ट और किलर के बारे में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि रविंद्र ने 30 से ज्यादा बच्चों और बच्चियों के साथ रेप किया और उसके बाद उनकी हत्या की। पुलिस अभी इन मामलों की जांच कर रही है। नए मामले झज्जर, बहादुरगढ़, कासगंज और फरीदाबाद में सामने आए हैं। दिल्ली पुलिस सभी जगहों में पुलिस के संपर्क में है। एफआईआर के मुताबिक अब तक 11 मामले सही पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में छेड़खानी का विरोध करने पर गांव के दबंगों पर लड़की के पिता को जिंदा जलाने का आरोप लगा है। इलाज के दौरान पीड़ित पिता की मौत हो गई। पिता ने अपनी बेटी के साथ हुई छेड़खानी के खिलाफ शिकायत की थी, जिसके बाद दबंगों ने मिट्टी का तेल डालकर उसे जला दिया। परिवार का आरोप है कि अगर पुलिस समय पर कार्रवाई करती तो ऐसा नहीं होता। उधर पुलिस का कहना है कि पत्नी से हुए विवाद के बाद पीड़ित ने खुद को आग लगा ली। पुलिस का यह भी कहना है कि मृतक की बकरी दूसरे के खेत में चली गई थी, जिसको लेकर मारपीट हुई। यूपी के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के बहू सारा सिंह की मौत मामले में उनकी मां सीमा सिंह ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की। मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने कहा है कि उनके परिवार को सुरक्षा दी जाएगी। साथ ही अखिलेश ने सीबीआई जांच की मांग पर भी विचार करने का भरोसा दिया। आपको बता दें कि सड़क हादसे में संदिग्ध हालत में सारा की मौत हो गई थी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पुलिस ने एक नकली आरपीएफ सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया। जमशेदपुर के रहने वाले इस ठग को पुलिस ने तहसील के पास पुलिस वर्दी में रॉप गांठते वक्त पकड़ा। यूपी के बहराइच में बच्चों के अपहरण की अफवाह से दहशत फैल गई है। इस अफवाह से दहशत इतनी है कि लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे। दरअसल मंगलवार को एक बच्ची को कुछ नकाबपोशों ने अगवा करने की कोशिश की।
बच्ची के शोर मचाने पर आसपास के लोग वहां पे जमा हुए। अपराधी वहां से फरार हुए। इस घटना के बाद बिफरे लोगों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी की। बाद में पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर प्रदर्शन खत्म करवाया। उज्जैन में लगातार हुई भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। शिप्रा का जलस्तर बढ़ने से नदी का पानी निचले इलाकों में घुस गया है। पानी रामघाट पर बने मंदिरों और पुल तक पहुंच गया। उज्जैन में सड़कों ने तालाब का रूप ले लिया है और कई कॉलोनियों में घुटने घुटने तक पानी भर गया है। हालांकि शिप्रा नदी का जलस्तर सोमवार के मुकाबले कुछ कम हुआ। उज्जैन में शिप्रा के अलावा गंभीर नदी भी उफान पर है। गंभीर नदी पर बना बांध भर गया है। प्रशासन ने तत्काल 2 गेट खोले हैं। 5000 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। उज्जैन में शिप्रा नदी का पानी महाकाल मंदिर के गर्भगृह में घुस गया। सुबह की भस्म आरती भी पानी में ही हुई। महाकाल के पुजारी के मुताबिक पिछले 50 सालों में ऐसा पहली बार देखा गया है जब शिप्रा नदी ने खुद महाकाल का अभिषेक किया है। 40 दिन पहले बारिश की कामना के लिए महाकाल मंदिर में पंजन्य अनुष्ठान हुआ था। मुंबई में भारी बारिश की वजह से ट्रेन सेवा पर असर पड़ा है। यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मुंबई के हिंदमाता, दादर और सायन समेत कई इलाकों में पानी भर गया। काटा रोड पर बारिश की वजह से पार्किंग की दीवार ढह गई, जिसकी वजह से कई कारों को नुकसान पहुंचा। मुंबई से सटे वसई और पालघर में बारिश से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। ठाणे के भिवंडी और कल्याण में भी पानी भर गया। सेंट्रल और वेस्टर्न लाइन पर बारिश का बहुत बुरा असर पड़ा। पटरियों पर पानी भर गया और लोकल देरी से चली। वहीं सूरत से मुंबई आने वाली ट्रेनों को भी रोका गया। मुंबई में मेट्रो का सफर महंगा हो सकता है। 31 अक्टूबर के बाद मेट्रो में सफर करने वाले लोगों को अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है। दरअसल रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की अगुवाई वाली मेट्रो 1 ने अधिकतम किराया 40 रुपए से बढ़ाकर 110 रुपए करने का सुझाव दिया। हालांकि न्यूनतम किराए में इजाफे का कोई सुझाव नहीं है। यूपी में विदेशी शराब की कम बिक्री को लेकर सूबे की सरकार चिंता में है। प्रदेश के प्रमुख सचिव कृष्ण सिंह अटोरिया ने सभी जिलों के डीएम को खत लिखकर बिक्री बढ़ाने के आदेश दिए। पत्रकार से निर्देशक बने विनोद कापड़ी की फिल्म मिस टनकपुर हाजिर हो को यूपी सरकार ने टैक्स फ्री करने का फैसला लिया है। ये फिल्म खाप पंचायतों पर तंज करती है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला मंगलवार को जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के दफ्तर पहुंचे और नई गवर्निंग बॉडी और अध्यक्ष के खिलाफ जंग का ऐलान किया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो उन सभी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे जिन्होंने उनको धोखा दिया। फारूक ने कहा कि वो बेकसूर हैं और क्रिकेट संघ में घोटाले की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। भारतीय टेनिस सनसनी सानिया मिर्जा और उनके पति पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक के साथ एक डांस वीडियो क्लिप सामने आया है, जिसमें दोनों जोड़ी अपने दोस्तों के साथ जीत का जश्न मना रहे हैं और जमकर मस्ती कर रहे हैं। 2016 में भारत में खेले जाने वाले T20 वर्ल्ड कप के वेन्यू की घोषणा कर दी गई है। बेंगलुरु, चेन्नई, धर्मशाला, मोहाली, मुंबई और नागपुर में मैच खेले जाएंगे, जबकि T20 वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा। कुणाल कोहली की आने वाली फिल्म फिर से पर स्क्रिप्ट चोरी का आरोप लगा है। कोर्ट ने समझौते के मुताबिक लेखिका ज्योति कपूर को 25 लाख रुपए और क्रेडिट देने का निर्देश दिया है। दरअसल राइटर ज्योति कपूर ने कुणाल पर स्क्रिप्ट चोरी का आरोप लगाया था। आपको बता दें कि निर्देशक कुणाल कोहली इस फिल्म से अभिनय के क्षेत्र में उतर रहे हैं। द अनुपम खेर शो कुछ भी हो सकता है कि दूसरे सीजन में पीएम मोदी मेहमान बनकर आ सकते हैं। अनुपम खेर का मानना है कि अगर पीएम मोदी शो पर आते हैं तो उनकी जिंदगी की कहानी लोगों को प्रेरणा देगी।